जय हिंद, जय उत्तर प्रदेश। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं संजय द्विवेदी। आज मैं एक चर्चा लाया हूं जिस पे आज चर्चा करनी है। हमारे देश का संविधान बना, संविधान के अनुसार हमारी सांसद बनी, विधायिका बनी, कोर्ट कचहरी बनी, धाराएं बनी, जिनके अंतर्गत कोई ऐसी बात अगर होती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे यहाँ सबसे शक्तिशाली संस्था है, असीमित अधिकार है सुप्रीम कोर्ट को, संवैधानिक अधिकार है, संविधान की रक्षा करने का अधिकार है। दो तीन चीजें ऐसी हुई देश में जिसमें एक तो महाराष्ट्र में सरकार जो चल रही थी, चूंकि एक कानून बनाया गया था, दल विरोधी कानून, दल बदल कानून बनाया गया था, जिसमें अगर 2/3 मेजॉरिटी आपके पास है, विधायक आप अगर बोलते हैं, और 2/3 मेजॉरिटी अगर आपके पास है तो आप जो है अपना दल बना के अपना काम कर सकते हैं, चुनाव आयोग अपना ले लीजिए। एक तो ये था। दूसरा, इलेक्टोरल बॉन्ड। देखिए, पहले क्या था, चंदा लेने के लिए 3 साल के आयकर वाला होना चाहिए। 3-4 शर्तें थी इसमें, बड़ी कड़ी शर्तें, जिसमें 10% चंदा थी। टोटल आपका जो मतलब 1 लाख रुपए अगर हमारी आमदनी है 1 लाख रुपए का, तो हम उसमें 10% उसका दे सकते हैं। खैर, भारतीय जनता पार्टी 2014 में आई। इन्होंने सोचा कि हम देश में, देखिए भ्रष्टाचार के बहुत से तरीके होते हैं, कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं पड़ते हैं, जो चुपचाप हो जाते हैं, कोई जान भी नहीं पाता, देश का आदमी नहीं जान पाता, देश नहीं जान पाता। सबसे बड़ी बात तो ये है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने, या माननीय संवैधानिक पद पे माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे हैं, उनसे मैं माफी चाहता हूं, विचार किया कि साहब चुनावी चंदे को ऐसा किया जाए कि हम सबसे वसूल कर लें, मनमानी तरीके से वसूल किया जाए। चूंकि सीबीआई, ईडी और आईटी वगैरह जो हैं, जितनी संवैधानिक संस्थाएं भी उनके पास में है, अगर किसी अच्छे व्यापारी के यहाँ इनकम टैक्स का छापा डलवा दीजिए, सीबीआई भेज दीजिए, ईडी भेज दीजिए, तो मैं तो सोचता हूँ वो सोचेगा कि यार इस सब चक्करों में न पड़ने से अच्छा है कि कोई अगर हमसे चंदा पंदा ले ले हमारे से पीछा छूट जाए। जो व्यापारी बड़ा व्यापारी है, सम्मान उसका अपनी जगह है, उसने कभी बेईमानी नहीं की। जो इस तरह के व्यापारी होते हैं जिन्होंने कहीं कोई बेईमानी नहीं की होती है, और उनके यहाँ अगर कोई इस तरह का छापा पड़ने पहुंच जाए तो शायद उनको अपना आप सम्मान गिरता हुआ लगता है। तो मजबूरी में, इनके प्रकार मजबूरी में जिसे हम कह सकते हैं, वो इस तरह का डिसीजन लेते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा बनाया, व्यू रचना की, एक चक्रव्यूह बनाया जिसका नाम इलेक्टोरल बॉन्ड रखा गया। अच्छा, चूंकि उन्होंने ऐसा बनाया था कि साहब वहां के लोग तो जानते नहीं थे इसके पीछे मंशा क्या है, तो और राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने कहा ठीक है अपना बनने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, हम भी इसी तरह से पैसा ले लेंगे। लेकिन उसके पीछे खेल बहुत बड़ा था एक, और वो खेल ये था कि साहब उसमें इतनी छूटें दे दी गई, एसबीआई को बना दिया गया कि साहब आपके पास कोई आएगा और किसी भी देश की जनता को किसी का नाम नहीं बताया जाएगा कि किसने कितना चंदा दिया और कब दिया चंदा, नहीं बताया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ भी देश में सब खोजी लोग हैं, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सरजमी है, लोग एक दूसरे को देखते हैं, समझते हैं। कुछ लोगों ने खोज खबर ली इस चीज की, तो समझ में आया यार भाई इलेक्टोरल बॉन्ड में तो बड़ी दिक्कतें हैं। इसमें ईडी छापा मारती है, सीबीआई छापा मारती है, और 2 दिन बाद पता चला वो पैसा दे देती है, उसके बाद काम हो जाता है। तो
बहुत से लोगों ने विचार किया, गए सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी चला केस, सब पक्ष विपक्ष रखा गया। अब आप देखिए 2 केस सुप्रीम कोर्ट के पास थे इस समय। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड का, एक था शिवसेना जो टूटी थी महाराष्ट्र में, उसका एक केस था। अब आप देखिए दोनों केस देखिए। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट की गरिमा को मैं जानता हूं, मैं उनकी कोई अवमानना नहीं करूंगा, लेकिन एक चीज यहां पे कहना जरूरी मुझे लग रहा है, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया उसमें क्या था, 11-12 पॉइंट थे। उन 12 पॉइंटों में राज्यपाल को संवैधानिक जो राज्यपाल कार्रवाई की असंवैधानिक बता दी गई, विधानसभा अध्यक्ष ने जो कार्रवाई की वो संवैधानिक बता दी गई, यहां तक कि व्हिप जारी करने का अधिकार किसको होना चाहिए, कौन उसमें था, वो भी बताया गया। सब कुछ बताते हुए आखिरी में कहा गया था उद्धव ठाकरे का इस्तीफा नहीं देते तो उनको हम पुनः मुख्यमंत्री बना सकते थे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा इसमें कि जब टोटल पॉइंट असंवैधानिक है, सरकार असंवैधानिक है, तो सरकार अभी तक चल कैसे रही है, एक सबसे बड़ा प्रश्न। अगर हम कह दें साहब ये चीज खराब है, ये गलत चीज है, सामान गलत है, तो वो सामान यूज कैसे हो रहा देश में। इसी तरह सरकार जो थी वो सरकार संवैधानिक पूरी सरकार थी, तो सरकार भंग क्यों नहीं की गई, तो वह पुनः चुनाव क्यों नहीं कराया गया। ये तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का अधिकार था। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज जो हमसे विद्वान भी हैं वो बता सकते हैं, लेकिन वो भंग नहीं की गई और सरकार संवैधानिक सरकार चलती रही। सब कार्यकाल ही पूरा होने जा रहा है। उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में पूरा समझा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, उसको असंवैधानिक करार दे दिया। जब वो असंवैधानिक है तो बनाने वाले के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं। अब दूसरी तरफ आप आइए, दिल्ली में माननीय मुख्यमंत्री थे केजरीवाल जी, उन्होंने शराब नीति बनाई। देखिए जो हमने अभी तक संविधान पढ़ा है, जो हमने संविधान के बारे में सोचा है, समझा है, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं आपको। मुख्यमंत्री निधि होती है, तो मुलायम सिंह ने अपनी निधि से लोगों को पैसा बांटे, इस विधानसभा पटल पर रखे, उस पर राज्यपाल ने साइन कर दिए और वो ओके हो जाता है, ओके हो गया वो। जब मायावती जी आई, माननीय मायावती जी सरकार में आई, तो उन्होंने उसके ऊपर पूरे केस दायर कर दिए। देखिए तब हमें मालूम चला कि अगर माननीय महामहिम राज्यपाल या राज्यपाल किसी चीज पे साइन कर देती हैं तो उसमें फिर इफ एंड बट लगाने की जरूरत नहीं होती है। ऐसे ही हुआ, केस खत्म कर दिए गए, वो जो हजारों केस चल रहे थे खत्म हो गए। अब आइए आप शराब नीति पे। शराब नीति अगर बनाई गई, देखिए चक्रव्यूह कैसे रचा गया। मैं भारतीय जनता पार्टी के निश्चित नाम लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा एक चक्रव्यूह रचा गया, ईडी को इन्वॉल्व किया गया, सीबीआई को इन्वॉल्व किया गया। चक्रव्यूह रचने के बाद चक्रव्यूह रचा गया, उसके अनुसार सब पे एफआईआर हुई, एफआईआर होने के बाद गिरफ्तारियां हुई। अब आप आइए इलेक्टोरल बॉन्ड पे। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा उस पर कार्रवाई न करना, ये भी समझ में नहीं आया। जिस तरह से महाराष्ट्र में सरकार न गिराई गई, असंवैधानिक सरकार चल रही है, उसी तरह इलेक्टोरल बॉन्ड अगर असंवैधानिक है, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब आप देखिए बंगलुरु की एक अदालत ने, डिस्ट्रिक्ट अदालत ने, मैं उन महान जज को नमस्कार करता हूं, शुभकामनाएं नमन करता हूं, बहुत बहुत हृदय से उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने वही सुप्रीम कोर्ट वाला केस पूरा सुना और जो निर्णय था बिल्कुल सही निर्णय लिया उन्होंने।
कि माननीय वित्त मंत्री के ऊपर, जेपी नड्डा के ऊपर और जो भी अन्य जो लोग शामिल हैं इसमें, क्योंकि ये जबरन वसूली का केस है, इस पे एफआईआर दर्ज की जाए। खैर उसमें हाईकोर्ट गए, जो नियम है तो भाजपा चिल्लाती है, लेकिन हम तो नहीं चिल्ला सकते हैं। भाजपा चिल्लाती जब दूसरे विपक्ष के ऊपर लगता है आरोप, नहीं है वो गलत, ये है वो है। हाईकोर्ट गए, वहां 22 दिन का उनको दिया गया। हाईकोर्ट क्या निर्णय लेगी ऊपर वाला जानता है, ऊपर वाला समझता है। लेकिन उस जज ने जबरन वसूलिया केस लगाया, और यही माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी करना चाहिए था कि देखिए, जब हम सुप्रीम पावर हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, उन पर किसी का दबाव नहीं होना चाहिए, किसी के लिए कोई एक पक्षी काम नहीं होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री से लेकर संतरी मंत्री तक इन्वॉल्व हैं इस संवैधानिक कार्य में, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो हमारे मन से कहा जाता है, जो आम जनता चाहती है। लेकिन बंगलुरु कोर्ट में तिलक नगर थाने में उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई, तो वो भी प्रशंसनीय है, वो भी धन्यवाद के पात्र हैं माननीय जज साहब, जिनको शुभकामनाएं। और मैं यही कहता हूं कि माननीय जो ये कार्य हुए, दोनों चीजें हुई, इसमें जो जजमेंट्स आए वो जजमेंट किसी के समझ में नहीं आए। अब आगे क्या होगा इसमें, एक डॉलर बॉन्ड में, ये तो ईश्वर जानता है। लेकिन निश्चित अगर शराब नीति के खिलाफ कार्रवाई चल रही है, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ भी माननीय सुप्रीम कोर्ट को फुल एक्शन लेना चाहिए। इसमें जहां जबरिया जो भी वसूलियां हुई हैं, देखिए कोई भी चंदा एक शब्द ऐसा बनाया गया था देश में, जो स्वयं आदमी दे, किसी के दबाव में आके चंदा लेना, तो ये तो माफिया राज हो गया। जैसे माफिया कहते हैं, आपने सुना होगा कि साहब अपहरण कर लिया और कहा साहब फिरौती हमें चाहिए 2 करोड़ रुपए की, आप पुलिस को बताएंगे तो मैं बच्चे को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। एन केन प्रकार आदमी सोचता है, समझता है, जिसका बच्चा गायब होता है वो पुलिस छिपता छिपाता देने जाता है। या कोई माफिया कहता साहब ये मकान मैंने आज कब्जा कर लिया, और वो कब्जा कर लेता है। जो उसमें रहने वाले व्यक्ति हैं बेचारे अपने को असहाय मानते हैं। भाई महाराष्ट्र मुंबई में भी माफिया राज रहा है, हर जगह माफिया राज है। माफिया लोग थे जिनका ये कृत्य होता था, तो आज सरकार भी क्या माफिया हो गई है। अगर 1 रुपए भी चंदा जबरिया लिया गया सरकार के माध्यम से, तो ये बहुत ही विचारणीय प्रश्न है, बहुत ही समझने वाला प्रश्न है। अगर वसूली के वित्त मंत्री के ऊपर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया, वो हाई कोर्ट जाए या सुप्रीम कोर्ट जाए, लेकिन उस जज ने अगर आदेश दिया, तो वित्त मंत्री या जेपी नड्डा जी की क्या बोती, जो दूसरे हिंदी पढ़ाते हैं, दूसरे समझाते हैं, ज्ञान देते हैं, और विपक्षी पार्टियों को ज्ञान देते हैं, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता या भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी को ज्ञान देते हैं, केजरीवाल जी को ज्ञान देते हैं, हेमंत सोरेन जी को ज्ञान देते हैं, जिनके ऊपर तो कोर्ट ने कहा साहब इन पे जो कार्रवाई हुई वो गलत थी, उसके बाद उनका नाम लिया जाता है। गलत भाषा शैली का प्रयोग किया जाता है। तो आज वित्त मंत्री जेपी नड्डा जी को इस्तीफा देना चाहिए था। ये चीज देश हित में सही थी। अगर आपको प्रूव करना है, नहीं मैं दूसरे से अलग हूं, लेकिन हाँ सब जानते हैं चाल चरित्र चेहरा भारतीय जनता पार्टी चेंज हो चुका है, काम करने की शैली खत्म हो चुकी है, काम करने की शैली नहीं है। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो पैसा आ रहा है, और राजशाही टाइप ठाट तरीके से 2000 करोड़ का राष्ट्रीय कार्यालय बन गया, 20-20 करोड़ रुपए के जिला कार्यालय बना दिए गए, राजाओं जैसे संसाधन उपलब्ध करा दिए गए।
तो ये देश हित में नहीं है। देश हित में ये है कि आप जनता के विषय में सोचें, महंगाई बेरोजगारी के विषय में सोचें, किसान की अल्पाय क्यों हो रही है, किसान क्यों परेशान है, आदिवासी क्यों परेशान है, इनके विषय में विचार करें। तो निश्चित आप जान लीजिए इस देश में अमन चैन कायम होगा। अगर इस तरह की जबरिया वसूली होती रही और यह सरकार चलती रही तो ये बिल्कुल मान लीजिए आप इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आने में, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देश बनने में टाइम नहीं लगेगा। तो ये आपको सोचना है, आपको विचार करना है, आपको समझना है, जनता को समझना है कि हम इस देश में अमन चैन कैसे कायम करें। जय हिंद, जय भारत।